नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अचीवर एकेडमी पर। और आज के वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ महाजनपद काल पर। यानी भारत में जो महाजनपद काल हो रहा है वो रहा 600 से 300 ईसा पूर्व का जो काल है उसको महाजनपद काल कहा जाता है। और इस वीडियो में मैं बात जो करूँगा उस महाजनपद का मैं आपको 8 से 10 मिनट में पूरा रिवीजन करूँगा। हर एक टॉपिक पे बात करूंगा, हर एक PYQ पे बात करूंगा। जो क्वेश्चन आज तक पूछा है, किसी भी एग्ज़ाम आया, वो सब मैंने इसमें इंक्लूड करने की पूरी कोशिश की है। और ये मेरे शॉर्ट नोट्स है जिसको मैं आपको रिवाइज करवाने वाला हूँ, तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं। महाजनपद थे क्या सर? पहले तो ये ज़रूरी होता है ना किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने से पहले कि वो क्या थे। तो हुआ यूँ कि वैदिक काल में जो आपके थे वो थे कबीलाई संस्कृति थी, मतलब लोग कबीलों में रहते थे। फिर कबीले धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में बड़े हुए तो उन्हें जनपद कहा जाने लगा। और जनपद जब कई सारे जनपद मिल गए तो उनसे एक महाजनपद बने। मतलब महाजनपद का सिंपल सा अर्थ होता है बड़े राज्य। और उस समय पूरे भारत में 16 महाजनपद थे। और ये किस काल में थे? तो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में थे। मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक का जो काल है वो महाजनपद काल है। ठीक है। इनके अलावा महाजनपदों का वर्णन कहाँ मिलता है? तो महाजनपदों की जानकारी हमें 2 ग्रंथों से मिलती है। एक तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, जिसमें आपको 16 जनपदों की जानकारी मिलती है। और ये NCERT का फैक्ट है जो कि पूछा जाता है। इसके अलावा एक महावस्तु नाम का ग्रंथ है, उसमें भी 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है या उनका उल्लेख मिलता है, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं 16 महाजनपद थे कौन कौन से और उनकी राजधानियाँ क्या क्या थी। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और कुछ स्टार लगे हुए हैं तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो UPSC जैसे एग्जामों में भी पूछे हुए 1-2 बार। तो जो अंग आपका जो पहला जनपद था उसकी राजधानी चंपा थी। उसके बाद मगध मोस्ट इम्पोर्टेंट था, सबसे शक्तिशाली था, तो उसकी राजधानी राजगृह या पाटलिपुत्र थी। उसके बाद काशी जनपद था, उसकी राजधानी वाराणसी थी। उसके बाद कौशल था और कौशल की राजधानी स्वास्थ्य थी। वजी नाम का जनपद महाजनपद था और उसकी राजधानी वैशाली हुआ करती थी। इसके बाद मल्ल नाम का एक जनपद था और उसकी राजधानी कुशीनगर या पावा थी। इसके बाद चेदी था तो इसकी राजधानी भी चेदी थी। जिसकी राजधानी सामने नहीं लिखी हुई, इसका मतलब वो जनपद ही उसकी राजधानी थी। इसके बाद वत्स था और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। उसके बाद बात करते हैं नवा जनपद था कुरु और कुरु की राजधानी पुरुई थी। ठीक है। उसके बाद पंचाल, पंचाल की राजधानी भी पंचाल थी। इसके बाद मत्स्य जनपद जिसकी राजधानी बैराट थी। उसके बाद सूरसेन आता है, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। अस्मक जो कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, याद रखने योग्य बात, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आया हुआ, स्टार भी लगाया मैंने। इसके बाद एक जनपद था अवंती और उसकी राजधानी उज्जैनी थी, ये मध्य प्रदेश वाले इलाके में पड़ता था। इसके बाद है गंधार जिसकी राजधानी तक्षशिला थी और ये अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में था। और एक था कम्बोज जिसकी राजधानी भी कम्बोज थी। ठीक है, तो ये थे आपके 16 जनपद और उनकी राजधानियाँ। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जो इम्पोर्टेंट बताएं वो इम्पोर्टेंट ही रहेंगे क्योंकि उनको बार बार पूछा जाता है। उसके बाद बात करते हैं राजतंत्र और गणतंत्र। यानी इन जनपदों में भी 2 भाग थे। कुछ जनपद ऐसे थे जो कि राजतंत्रीय शासन व्यवस्था से चलते थे और कुछ जनपद ऐसे थे जिनमें निर्णय सभा और समिति जैसे लोग मिलकर लेते थे, तो वो गणतंत्र के रूप में यानी रिपब्लिक थे उस काल में भी। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। तो राजतंत्रीय जनपद थे वो थे मगध, काशी, कौशल और अवंती। और गण राज्य थे मतलब रिपब्लिक थे वो थे वजी, मल, शक्य और लिच्छवी। तो और इनमें सब इन जो गण राज्य थे उनमें जो निर्णय होते थे वो शासन का संचालन वो सभा द्वारा किया जाता था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कौन से गण राज्य थे और कौन से राजतंत्रीय थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद मगध का उत्कर्ष। मगध सबसे शक्तिशाली जनपद था, तो उसके उत्कर्ष मतलब मगध इतना शक्तिशाली क्यों बना, उसके क्या कारण रहे? तो उसके 2-3 कारण थे। एक तो वहाँ की उपजाऊ भूमि थी, क्योंकि मगध जिस क्षेत्र में फैला हुआ था वो क्षेत्र आपका गंगा और यमुना का मैदान क्षेत्र पड़ता है, जिस कारण वहाँ पर उपजाऊपन जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ करता था।
इस कारण वो आर्थिक रूप से ज़्यादा सक्षम था। इसके अलावा वहाँ पे लोहे की पर्याप्त उपलब्धता थी, यानी लोहे की पर्याप्त उपलब्धता के कारण हथियार, औजार वगैरह वहाँ आसानी से बनाए जा सकते थे। इसके अलावा मगध के जो शासक हुए उस वाले इलाके में, मतलब चाहे वो गुप्त हो गए, मौर्य हो गए, तो ये बहुत शक्तिशाली शासक हुए जिन्होंने धीरे धीरे अन्य जनपदों पर भी अधिकार किया। तो ये योग्य शासक थे, जिसके कारण मगध का जो है क्या हुआ, उत्कर्ष हुआ या मगध शक्तिशाली बना। उसके बाद है महाजनपद काल की आर्थिक एवं राजनीतिक विशेषताएं, मतलब राजनीतिक रूप से और अर्थव्यवस्था में भी क्या काम करते थे, उनकी आजीविका कैसे चलती थी। तो उनकी जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार तो कृषि था, इसके साथ वे पशुपालन भी किया करते थे। इसके अलावा कर व्यवस्था विकसित हो चुकी थी जब तक महाजनपद काल में, मतलब वो जनता से टैक्स लिया करते थे शासक। इसके अलावा प्रत्येक जनपद की या प्रत्येक महाजनपद की अपनी एक सेना हुआ करती थी और स्थायी सेना थी, मतलब राजा अपने पास सेना रखता था और युद्ध होते भी थे। इसके अलावा पहले आपने पढ़ा वैदिक काल में कि वह विनिमय प्रणाली थी, वस्तु विनिमय, लेकिन महाजनपद काल में सिक्कों का प्रचलन हो गया था, मतलब वस्तु के बदले वस्तु वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका था और इन सिक्कों को पंचमार्क सिक्के कहा जाते थे। इसके बाद कुछ फैक्ट है जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे हुए या पूछे जाते हैं। तो 16 जनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो उस ग्रंथ का नाम अगुतर निकाय है, जो कि मैंने बताया है। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अस्मक। इसके अलावा मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तो राजगृह थी, उसके बाद पाटलिपुत्र में कन्वर्ट हो गई। तो ये थे आज का टॉपिक जिसको मैंने करवाया रिवीजन, क्या था, महाजनपद काल का, जिसमें सारी चीज़ों पर एक एक करके मैंने बात करी। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिएगा अचीवर एकेडमी को। धन्यवाद।